हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके तहत हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत वो है दोस्तों भारत की नदियाँ। ठीक है, तो हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों को अगर हम बात करें दोस्तों तो हम लोगों ने बताया था कि मैंने आपको बताया कि भारत की नदियों को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर टॉपिक को थोड़ा सा लिंक कर दें आपको, भारत की नदियाँ। ठीक है, तो हमने एक बात किया था कि भारत की नदियों को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर यानी ऑरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर्स यानी नदियों की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो नदियों को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला कौन सा है, तो पहली नदियां हैं दोस्तों हिमालय की नदियां। फर्स्ट है हिमालय की नदियां। ठीक है, हिमालय की नदियां। दूसरा है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, हमारे पूरे भारत में दोस्तों जो नदियां हैं अगर आप इनका पैटर्न देखेंगे तो या तो ये नदियां हिमालय से निकल रही हैं, ठीक है, या तो ये प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों को अगेन हम लोग हिमालय की नदियों में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग तीन बड़े नदी तंत्र पढ़ते हैं। कौन कौन से वो सर जी बताइए मुझे। तो देखो, पहला है सिंधु नदी तंत्र, इसका हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर बात कर रहे हैं, तो सिंधु नदी तंत्र। दूसरा होता है दोस्तों गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। थर्ड होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो अभी हम लोग दोस्तों अगर बात करें तो हम लोग हिमालय की नदियों पढ़ रहे थे और जिसके अंतर्गत हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है नदियों के अंतर्गत वो है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है गंगा नदी तंत्र की लेकर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो भी नए हैं उनको पीछे की क्लासेस जरूर देखनी है, क्योंकि जो गंगा नदी तंत्र है बहुत डिटेल से, क्योंकि ये जो कोर्स है पूरा कंप्रिहेंसिव कोर्स है, यूपीएससी एवं यूपीपीसीएस प्री कम मेंस को लेकर हम लोग कवर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज को बहुत डिटेल से कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ये जरूरी है। बट आपका कोर्स कंप्लीट होगा और एक बार जब आप पूरा कर लेंगे कोर्स तो फिर आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल से मैं करा दूंगा। ठीक है, और हर चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। जो मेरे से पढ़ रहे हैं आप उनसे चाहें तो पूछ सकते हैं, वो मुझसे रेगुलर जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रही हैं चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे बस आप लोग। और जैसे कि हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम लोग दो पार्ट बांटते हैं, जैसे एक तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पूरब दिशा की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम दिशा में जैसे कि नर्मदा है, तापी है, और क्या कहते हैं साबरमती है, माही है, ये नदियां जैसे। और पूरब की ओर बहने वाली नदियां बड़ी बड़ी हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, ब्रह्मणी, बहुत सारी नदियां हैं। तो ये मैं अभी डिवीजन नहीं कराया है, जब मैं इसको शुरू करूंगा फिर मैं इसको डिवीजन, हालांकि मैंने पहली क्लास में यही सब बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप जरूर देखिए पीछे की क्लासेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी की ऑलरेडी हम बता रहे हैं आपको 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्या है दोस्तों, आप मेरे साथ साथ नए क्या है नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब जो भी मैं लिखूंगा, जो डायग्राम में बनाऊंगा उसको आप बनाते चलेंगे। तो हम लोगों ने दोस्तों देखो गंगा नदी तंत्र की हम लोगों ने एक पूरा सा एक क्या कहते हैं एक पूरा डायग्राम बनाया था, कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, सारा कुछ मैंने पिछले 2-3 क्लास से मैं यही बताते आ रहा हूं। तो आज हम लोग, और कल मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में लिखाया भी है डिटेल से, आज हम लोग उसकी सहायक नदियों के बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आप ऐसा ना सोचे कि सर लिखवा रहे हैं, ऐसा है कि ये जो क्लास है आज ये सिर्फ नोट्स करने वाली क्लास ही है, क्योंकि इससे पहले जैसे पहली और दूसरी जब आप क्लास देखेंगे इसकी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने पहले उसमें क्या कराया, डिवीजन कराया नदियों का, फिर दूसरा मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया, गंगा नदी तंत्र का फिर मैंने आपको डायग्राम बनवाया पूरा। ठीक है, देन डायग्राम बनवाने के बाद फिर मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में लिखवाया। फिर आज हम लोग गंगा नदी तंत्र की जितनी भी सहायक नदियां जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और जो भी नए हैं उनको बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आज चीजें नहीं समझ में आ रही तो पहली गंगा नदी तंत्र की जो पहली क्लास है उसको देख लेंगे, तो आपको अच्छे से निश्चिंत होकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नदियां हैं, आप नदियों को किसी पेज में लिखते चलिए और फिर बाद में पीछे क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए
तो हम देखो, हमने बताया था कि जैसे गंगा नदी तंत्र है, तो गंगा नदी की कई सहायक नदियां, जैसे मैंने आपको बताया राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, सारा कुछ डायग्राम मैंने बनवाया आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इसी में जैसे इसकी दाहिने तट की जो सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना है, यमुना की 4 सहायक नदियां हैं, जो जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने आपको इसको सोन नदी बताया, फिर पुनपुन बताया, ये सारी कुछ मैंने आपको करा दिया है। पीछे डायग्राम भी मैंने बनवाया, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है। तो फिर से वही रिवीजन, तो दोस्तों क्या होता है, नए जो पुराने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा होता है कि सर रोज रोज वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट यही कि आप पीछे क्लास देखेंगे, सारा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं मिलेगा। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पहले मैं समझाता हूँ डायग्राम में, फिर ही पढ़ाता हूँ उसको, ठीक है, इस चीज़ को। तो चलिए हम देखो, सबसे पहले हम देखेंगे गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक जो नदी है यमुना, पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे यमुना नदी, यमुना नदी, और मेरे साथ साथ पॉइंट भी लिखते चलेंगे, यमुना रिवर, मेरे साथ साथ आप लोग पॉइंट लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है, सहायक नदी है, कॉमा करके लिखेंगे, जो कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद, मैंने पढ़ाया है पहली क्लास में, मैंने सारा कुछ डायग्राम बनवाया तो उसमें बहुत अच्छे से मिल जाए आपको। यमुनोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर, हिमनद मतलब क्या होता है, ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद, और किस जिले से निकलती, टिहरी गढ़वाल जिले, लिख लेना ये भी, टिहरी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो टिहरी गढ़वाल जिला, टिहरी ब्रैकेट में करके लिख लेना, गढ़वाल जिला। यह गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, से निकलती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। दूसरा, ठीक है, दूसरा लिखेंगे, यह गंगा के लगभग समानांतर, यह गंगा के लगभग समानांतर बहने के पश्चात प्रयागराज के निकट गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती, या गंगा के लगभग समानांतर बहने के पश्चात प्रयागराज के निकट गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, यानी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये प्रयागराज में, मैंने बताया है, डायग्राम में भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है, सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मैं आपको इस पॉइंट पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे पीसीएस 2021 में पूछा गया था, इन नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया था। केन नदी है, ठीक है, केन नदी है, पूछा गया था कि मतलब इन नदियों को दिया हुआ था, वो कह रहा था कि इनको पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना था। तो ये जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जो भी किसी भी चीज़ को अगर मैं 4 बार 5 किसी चीज़ की मतलब कंटिन्यूटी लिखता हूं, तो हमेशा या तो वो उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा, या तो वो पश्चिम से पूरब का क्रम होगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं हर क्लास में बोलता रहता हूं। तो ये क्या है, ये पश्चिम से पूरब की ओर के क्रम ही लिखा है, पहले चंबल है पश्चिम में, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है।
तो यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इस चीज को आपको याद रखना। मेरे अगर आपको कभी मान लो नहीं भी क्रम याद है तो मेरे नोट्स अगर आपको याद हुए कि हमने नोट्स में किस क्रम में लिखा था, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। यही मेरा टारगेट है, इसीलिए आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी मेरी क्लास के बाद, आप मेरे साथ सीखते चलेंगे कि क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का याद रखना कि अगर किसी, जैसे मैंने कोई पहाड़ियां लिखाई, मान लो 4-5 पहाड़ियां लिखाई, तो हमेशा याद रखना या तो उनका पश्चिम से पूर्व का क्रम होगा या तो उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों हम लोग गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है। अब देखो इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे इसके इस पर स्थित कौन कौन से शहर हैं, जैसे कागरा है जो यमुना नदी पर, बट मैं हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम जैसे कि जब ये नदी खत्म होगा तो नदी के खत्म होते ही सीधे मैं एक क्लास लेकर आऊंगा, कौन सी, पहले जलप्रपात की क्लास लेकर आऊंगा, फिर है ना किस नदी पे कौन सा जलप्रपात है किस स्टेट में ये देखेंगे, फिर दूसरी क्लास में लेकर आऊंगा कौन सा शहर किस नदी पर किनारे पे स्थित है, पूरा आपको एकदम पाई चार्ट नदी और राज्य, नदी और राज्य करके हम, और शहर भी लेकर आएंगे, ये सारी कुछ हमको आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, अभी कोई जरूरत नहीं इसमें लिखने की, मैं करा दूंगा आपको, अलग से क्लास लेकर आऊंगा, पूरा एक उसी में सारा कुछ रहेगा। तो उसमें और भी शहर जो इंपॉर्टेंट है, जो शायद इन नदियों में ना आए कहीं पर भी, तो उनको भी मैं वहां करा दूंगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, मेरे ऊपर छोड़ दें, सारा कुछ ज्योग्राफी में मैं आपको दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, और इतना करा दूंगा कि क्वेश्चन आपका यहां से जाएगा नहीं बाहर। अभी देखो बीपीएससी का पेपर हुआ था पीटी का, उसमें दोस्तों जो मैंने यहां से एक क्या कहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्टोरी मैंने यहां बताई थी कि यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 30 दिसंबर 1943 को आए थे झंडा फहराने, और उन्हीं इसी फिर क्या हुआ था फिर, और उन्होंने कहा था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका नाम स्वराज द्वीप रख देना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब 2018 में मोदी जी जब वहां गए तो मोदी जी ने क्या कर दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो कुछ द्वीप थे जैसे नील द्वीप, रॉस द्वीप और हैवलॉक द्वीप, इनका नाम बदल दिया, ठीक है। इनका नाम बदल के क्या किया गया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोल गए थे वही कर दिया, और वही डायरेक्ट क्वेश्चन वहां आया था। मैंने स्टोरी बताई थी और चीजें भी वहां समझाई थी। तो आप मेरे से दोस्तों बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर पढ़िए, मैं आपको एक एक चीज करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गई दोस्तों यमुना नदी के बारे में, फटाक से लिखें। चलो ये हो गया यमुना नदी। इसके बाद यमुना के बाद दोस्तों आप डालेंगे दूसरी नदी रामगंगा के बारे में लिखेंगे, ठीक है। रामगंगा के बारे में लिखेंगे। चलिए रामगंगा नदी डालेंगे। आप थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, इन दो एक एक दो लाइन, तो आपको क्या है कि जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पॉइंट लिखा देता हूं। रामगंगा नदी, ठीक है, लिखेंगे यह नैनीताल के निकट कुमायूं हिमालय से निकलती है। मैंने हिमालय का जो रीजनल डिवीजन बताया उसमें बताया, ठीक है। कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं, है ना, मैंने बताया था कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं, जो क्या है दोस्तों सतलुज एवं दोस्तों किसके बीच में, काली नदी के बीच में, है ना, काली नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय है उसको बोलते हैं, ठीक है, कुमायूं हिमालय। तो यह कुमायूं हिमालय, क्या लिखा मैंने, यह नैनीताल के निकट कुमायूं हिमालय से निकलती है, से निकलती है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट इसमें। फिर देखेंगे कहाँ जाके मिल जाती है, तो कन्नौज के निकट या गंगा में मिल जाती है, ऐसे लिखेंगे कन्नौज के निकट या गंगा में मिल जाती है, मिल जाती है। और ये सारी नदियां, ये जो नदी है ये गंगा के किस तट की, बाएं तट की सहायक नदी है, ठीक है। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे, मैंने सारा कुछ बताया है, सब कुछ भी नहीं जो नहीं बताया, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों रामगंगा की बात। अब हम बात करेंगे दोस्तों घाघरा नदी के बारे में, थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिखेंगे, फट से लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए फटाफट बस लिखने की स्पीड रखेंगे सही से, क्योंकि समझाने वाला जो पॉइंट होगा दोस्तों आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, मैं खुद ही समझा देता हूं, मैं आपको कहने का मौका ही नहीं दूंगा।
नेक्स्ट पॉइंट है घाघरा नदी। घाघरा नदी, घाघरा रिवर, ठीक है। जी यार, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पॉइंट लिखेंगे। इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है, ठीक है। यह नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंग, कौन सा ग्लेशियर है ये पूछा जा सकता है, इसको लिखेंगे अच्छे से। मापचा चुंग हिमनद यानी ग्लेशियर, हिमनद ही लिखा करिए हमेशा, ठीक है। ग्लेशियर इंग्लिश शब्द है और हिमनद हिंदी शब्द है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यह नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंग हिमनद से निकल कर नेपाल में बहते हुए नेपाल से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो बिहार के लोग हैं ना उनके लिए ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नदी है बिहार की छपरा में आके दोस्तों ये नदी यो क्या होती है उसमें मिल जाती है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नदी है। अब लिखेंगे, है ना, यह बिहार के छपरा लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, यह छपरा यानी बिहार, ठीक है, व्याकरण करें बिहार, ये छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा में मिल जाती है। बहुत आज कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं आज जो लिखने वाला, मुझे खुद ही दोस्तों फैक्चुअल चीज़ें ना लिखाने में मज़ा नहीं, मुझे जब तक थ्योरी समझाने में ना मिले ज्योग्राफी में तब तक मज़ा नहीं आता, बट टॉपिक है भाई, करना है, क्योंकि फैक्चुअल भी लिखना होता है, लिखने का काम है तो जरूरी है, इसलिए लिखना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है, तो याद रखना है कि कहो घाघरा नदी बिहार में भी जाती है, ठीक है, क्योंकि बिहार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है, तो उसमें घाघरा भी दिया होगा और भी जो नदी दी हुई तो कोई एक नदी होगी जो बिहार में नहीं जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको याद रखना होगा, कौन कौन सी बिहार में बहती हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो उसमें घाघरा भी शामिल होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा। घाघरा के बाद हम देखेंगे दोस्तों गंडक नदी, चलिए ठीक है, मिटा लूँ, चलिए इसके बाद है गंडक, ठीक है। अभी हम लोग बाएं तट की सहायक नदियां लिख रहे हैं, ये सारी कुछ बाएं तट की सहायक नदियां गंगा की, ठीक है। अगली है गंडक नदी, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, काम चल जाए, ताकि इसमें लिखेंगे गंडक धौलागिरी, लिखेंगे धौलागिरी एवं एवरेस्ट पर्वत के मध्य स्थित नेपाल हिमालय से निकलती है,
हिमालय से निकलती है, से निकलती है। ठीक है, हिमालय से निकलती है और कहाँ जाकर दोस्तों कहाँ मिलती है, तो यहाँ पटना के निकट, यहाँ पटना के निकट स्थित, पटना के निकट स्थित सोनपुर जिले, सोनपुर जिले के पास गंगा में मिल जाती, सोनपुर जिले के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बारे में फटाक से गंडक के बारे में लिखेंगे। फिर अगला नदी है, अगला नदी हम लोग देखेंगे कोसी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो गया ये। चलिए मैं डाल रहा हूं मैं। अब अगली नदी है कोसी नदी। ठीक है, सोनपुर, ये सब बिहार में देखिए आके मिल रही नदियां, तो याद रखना है जो भी बिहार के हैं देख रहे हैं अगर, उनको तो पता रहेगा, तो उनको याद रखना है कि कौन कौन सी नदी है। बस ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन सी नदी बिहार में बहती है, बस इतना आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है वैसे। ठीक है, इसके बाद है कोसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार की, तो इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी रिवर नदी, KOSI रिवर। चलिए इसमें क्या लिखेंगे, तो यह तीन नदियों कौन कौन सी है, ये तीन नदियों सनकोशी, अरुणकोशी, तामरकोशी, तामरकोशी। ठीक है, यह कौन, यह तीन नदियों सनकोशी, अरुणकोशी, तामरकोशी के मिलने से बनती है। ठीक है, यह तीन नदियों कौन कौन सी है, सनकोशी, अरुणकोशी, तामरकोशी के मिलने से बनती है, के मिलने से बनती है। ठीक है, ये तीन नदियां जब मिल जाती हैं तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसी। ठीक है, कोसी। यह सिक्किम तिब्बत तथा नेपाल के हिम आच्छादित प्रदेशों से निकलती है। ये नदियां ऐसे लिखो, ये नदियां ऐसे लिखो, क्योंकि ये तीनों नदियां हैं ना, ये अकेले थोड़ी ना, ये नदियां सिक्किम, तिब्बत तथा नेपाल के हिम आच्छादित प्रदेशों से निकलती है, प्रदेशों से निकलती है। ठीक है, उसे दर्द करने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, यह नदी मार्ग परिवर्तन, अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा, मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, कुख्यात है या प्रसिद्ध है। ठीक है,
बिहार इस नदी से, ठीक है, या बिहार में ये इंपॉर्टेंट नदी है बिहार के लिए, बिहार में अपार धन जन या बिहार में अपार धन जन को क्षति पहुंचाती है, को क्षति पहुंचाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक, सौरव ऑफ द बिहार, शोक यानी सौरव ऑफ बिहार, शोक बिहार का शोक, यानी इंग्लिश में लिखेंगे सौरव ऑफ बिहार, सौरव बिहार कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, ये पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को फिर मैं इसके बाद लिख लिया, आप समझेंगे इसको पॉइंट। देखो मैंने लिखा है, ये पॉइंट पहले समझेंगे, ये वाला दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला, यह नदी मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यानी क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल जब समय रहता है, जब जैसे सीजन नहीं रहता है, मतलब जब बरसात का मौसम नहीं रहता है, तब क्या होता है, ग्लेशियर से पानी मिलता रहता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही क्या होता है, बारिश होती है, तो बारिश होने की वजह से होता क्या है कि एक तो ये पहले से ही बहुत अच्छी मात्रा में चल रही होती है, इसका विस्तार बढ़िया से हो रहा होता है। बट दूसरी चीज़, जब जैसे ही इसमें बारिश होती है, और आप लोग यह जानते हैं कि पूरब वाले इलाके में, भारत के जो पूर्वी इलाका है ना, उसमें बारिश की मात्रा तेज होती है। देखो मैं आपको जब वो बताऊंगा, क्या कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जैसे हम लोग पूरब से भारत के पूर्वी इलाके से पश्चिम की ओर जाते हैं, तो बारिश की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मेघालय, असम वाले इलाके में लगभग 350 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। फिर इसी के आगे अगर हम और चले आएंगे पश्चिम बंगाल और बिहार वाले इलाके में, तो लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में अगर हम आएंगे तो हमको अगर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की मात्रा देखने को मिलेगी। अगर वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उसमें बारिश की मात्रा कम होती। तो यानी क्या है कि बारिश का जो मात्रा है वो पूरब से पश्चिम की ओर भारत में घटता जाता है। ठीक है, वो क्यों घटता है तो वो मैं बताऊंगा बाद में। तो क्या होता है, जब उधर से क्या होता है, एक तो मॉइस्चर बहुत होता है, और वहाँ बिहार वाले इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, इस नदी में उफान आ जाता है। उफान आने के बाद क्या होता है, जो इसका मेन पाथ होता है, या जो इसका मेन रास्ता होता है, उस पर ना बहकर दोस्तों ये अपने जगह से बदल जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, जहाँ पर बस मान लो अब जब सूख गया तो लोग क्या होता है, नदी से थोड़ा 400-500 किलोमीटर पे आजकल क्या होता है, लोग घर बना के रहने लगते हैं। जब घर बना के रहने लगते हैं और फिर क्या होता है, अचानक इसमें बाढ़ आ जाती है, अचानक पानी का मात्रा डेंसिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही बढ़ती है तो क्या होता है, फिर ये क्या करती है, जो जहाँ पे घर बने अब उनको ये क्या होती, बह जाती। क्योंकि पहले सूख गई थी तो लोग सोचते हैं अब ये इतना कहाँ ज़्यादा आएगी, बट जब बारिश हो जाती, पानी भर जाता है, तो फिर क्या होता है, ये अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उफान आ जाता है। इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा धन और अपार दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो टूटता ही टूटता है। आज कई लोग भी, इनकी जान भी चली जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई दोस्तों कोसी नदी के बारे में। ठीक, कोसी नदी हो गई। इसके बाद दोस्तों अब आगे हम और देखेंगे। अभी आगे इसको लिखो, फिर मैं मिटा लूँ फटाक से। ठीक है, कोसी के बाद दोस्तों आप लोग डालेंगे चंबल नदी। ठीक है, कोसी के बाद हम करेंगे चंबल नदी। चलिए, आज इसको ख़त्म करना है तो इसको इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, और आज जितनी भी जो है वो हम लोग करके जाएंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे चंबल नदी। चंबल नदी ये किसकी, यमुना की सहायक नदी है ना, मैंने बताया। चंबल रिवर,
इसका उद्गम लिखेंगे, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट इसका उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? तो जनापाव पहाड़ी, जनापाव, ठीक है, जनापाव, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन या अलग कलर से कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि चंबल नदी किस पहाड़ी से किस उद्गम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जनापाव पहाड़ी, जनापाव, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, होता है। फिर अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक पॉइंट मैं सोच रहा हूँ लिखा दूं, चलो लिख लो। अच्छा लिखो, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ, पहले ये लिखो, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ, मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मैंने पढ़ाया है, बताओ। क्या कहते हैं, बनास चंबल की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, बनास। इसके बाद छिपरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, छिपरा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, छिपरा के बाद काली सिंध, कौन सी? काली सिंध, ये भी मैंने आपको डायग्राम में बताया है। इसके बाद फिर कुनू, कुनू नदी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। चुलिया, प्रसिद्ध, ऐसे लिखेंगे, प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात, प्रसिद्ध चुलिया जल प्रपात इसी पर स्थित है, इसी पर स्थित है, जो राजस्थान का, ऐसे लिख लेना, पॉइंट को मैं बना दे रहा हूँ, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, का सबसे ऊंचा, हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्योंकि जलप्रपात बड़ा नहीं होता, ऊंचा होता है ना, सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये नदी राजस्थान में भी जाती है, ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में जाके मिलती है ये। तो ये हो गया दोस्तों चंबल नदी के बारे में 3 पॉइंट। इसकी सहायक नदियां याद रखना है, इसकी जो पहाड़ी उद्गम हुआ वो याद रखना, इस पर स्थित जलप्रपात है, और इस पर कुछ जो हैं परियोजनाएं भी चल रही, जैसे क्या कहते हैं, गांधी सागर है ना, और भी हैं, उनको नहीं लिखना, वो मैं बाद में आपको कराऊंगा, उसके लिए मैं अलग से क्लास सारी कुछ मैं बताया ना कि कौन नदी किस नदी पे कौन सा शहर है, कौन सी जलप्रपात, कौन सी जो इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं परियोजनाएं चल रही किस नदी पे, ये सारा मैं आपको कराऊंगा, अलग से कराऊंगा, मगर एक ही इसमें ही करा देंगे तो क्या होगा, फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। तो मैं उसमें क्या होगा, जो जो नदियां मैं लिखा रहा हूँ वही लिखा पाऊंगा, अदर नदियों के बारे में फिर लिखा नहीं पाऊंगा, तो इस वजह से मैं उसकी अलग से क्लास करना चाहता हूँ, ताकि एक ही जगह पे होलिस्टिक वे में सारी चीजें आपको मिल जाएं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहें। तो चंबल नदी हो गया, अगला दोस्तों डालेंगे आप लोग सोन नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगली नदी सोन नदी,
मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आप किसी भी यूट्यूबर से आप पढ़ के देखिएगा, इस तरीके जितना मैं आपको डिटेल में चीज़ें लिखा दे रहा हूं उतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका रीज़न है मैं आपको पूरा होलिस्टिक कराऊंगा और आप एकदम बेफिक्र रहें। बस सोन नदी, आप एक बार आ गए हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। एक एक पॉइंट चीज़ें रहेंगी। सोन नदी लिखेंगे, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर, कौन सा, अनूपपुर जिले अमरकंटक या मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, क्या है, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये हो गया। लिखना है इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। कण मतलब छोटे छोटे से महीन से सोने के कण पाए जाते हैं। इसीलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसका बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। जैसे मैंने स्वर्ण लिखा है, इसी के आगे आप ऐसे ही नीचे लिख लीजिए, ऐसे करके सोनभद्र भी नाम है इसका, हिरण्यवर्ण भी नाम है इसका, हिरण्यवर्ण भी नाम है इसका, ठीक है। तो कई नाम हैं, अगर पूछा जाए किसका नाम ये सारे नाम है तो वो सोन नदी के हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों सोन नदी के बारे में, ठीक है। इसकी सहायक नदियां अगर आप लिखना चाहें तो कोई ज़रूरत तो नहीं है, वैसे मैं तो कह रहा हूं, है ना। लिख, एक पॉइंट इसमें लिख लो, अच्छा ये लिख लो, सोन नदी मैंने किसकी सहायक नदी मैंने लिखाया है, जैसे रिहंद और कौन सी, उत्तरी कोयल, रिहंद एवं उत्तरी कोयल क्या है, इसकी सहायक नदी, वो मैंने डायग्राम में करवाया, इस कोई जरूरत नहीं है आप लिखने की, ठीक है, वो मैंने आपको डायग्राम में करवाया है। बट इसमें एक पॉइंट ये लिखेंगे, यह बिहार के पटना जिले के निकट गंगा में विलय हो जाती है, ये लिख लेंगे, यहाँ बिहार में पटना जिले के निकट, पटना के निकट, या बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है। मैंने वहाँ डायग्राम में लिखवाया कि इसकी सहायक नदियाँ, चाहे तो लिखना चाहे तो लिख ले, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी, तो रिहंद और उत्तरी कोयल, ऐसे लिखिएगा, रिहंद कॉमा या और करके उत्तरी कोयल, मैंने लिखाया है ये, ठीक है। कोयल लिख लीजिए या कोयल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको जब डायग्राम बनवाया है तो वहाँ मैंने आपको बनाया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा बिना डायग्राम। दोस्तों आपके लिए ना रामबाण है नदियों के लिए, रामबाण, आप एक एक चीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सोन नदी। अब एक नदी बची है दोस्तों दामोदर, जो फटाक से लिखेंगे, और फिर इसको गंगा नदी को हम लोग समापन करेंगे। आज हमारा टारगेट था, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम भले लगेगा, मगर हम आज को खत्म करेंगे, नहीं तो फिर दोस्तों इसको शुरू करना पड़ेगा। तो अब दामोदर नदी, दामोदर रिवर, इसमें पॉइंट लिखेंगे, यह झारखंड के निकट में स्थित
छोटा नागपुर पठार, ये सारी चीज़ें मैं छोटा नागपुर पठार पढ़ा चुका हूँ, है ना। यह झारखंड में स्थित छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। अगला पॉइंट यह क्या है, यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बहते हुए पश्चिम बंगाल में ही हुगली से मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती जाके, ये हुगली नदी से मिल जाती है, हुगली नदी से मिल जाती है। ये याद रखना है कि यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, क्योंकि राज्य भी पूछा जाता है इसका कि किन दो राज्यों में बहती है, तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बहते हुए पश्चिम बंगाल में, एक सेकंड इसको लेकर बोलना, या झारखंड एवं पश्चिम बंगाल बहते हुए पश्चिम बंगाल में ही मैं लिखना भूल गया, में ही हुगली नदी से मिल जाती है। यानी हुगली, ये क्या होता है, ये हुगली नदी में जाके मिलती है, ठीक है। ये गिरने से पहले हुगली नदी मिल जाती है और हुगली नदी फिर जाके, ठीक है, वो बंगाल में जाके बह जाती है। तो ये हो गया दोस्तों किसके बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में। हाँ, दामोदर, इसके बारे में एक और लिखेंगे पॉइंट, इसे पॉइंट बनाना है, मुझे पॉइंट बनाना है, ठीक है। हाँ, लिखेंगे पहले इस नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, इसलिए इसे, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसी तरह इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, इसीलिए इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, शोक नहीं, बंगाल का, इसीलिए इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता था, इसीलिए इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। अब नहीं, पहले कहा जाता था, बट इसको लिख लेना है कि कभी पूछा जाए किसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता था, तो दामोदर नदी को, तो इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता था, ठीक है। आज बहुत सारा फैक्चुअल डाटा था, इसीलिए मुझे नोट्स की भी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। समझाने वाला काम रहता तो बहुत अच्छा लगता मुझे, बट क्या करें, लिखना जी जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो दोस्तों नोट्स कैसे रहेगा, रिवीजन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों दामोदर नदी के बारे में। तो अब हमारा जो है, जो गंगा नदी तंत्र से संबंधित या जो गंगा रिवर सिस्टम का जो पैटर्न है, वो पूरी तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ये चौथी क्लास है इसकी रिलेटेड, है ना, तो मैंने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। तो अब याद रखें, अब इससे आगे की जो है कल से हम कंटिन्यू करेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों ठीक है, तो आज का सेशन हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। जितने भी ग्रुप्स हैं आपको बताएं लोगों को, जब तक, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो जो भी दोस्तों मेरी वीडियो को देख रहा है, उससे दोस्तों बस एक ही काम है आपका, बस आप शेयर कर दिया करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जितना मैं पढ़ाया है आप पीछे रिवीजन करते रहिए। और हाँ, आप जो भी पुराने हैं, जो मेरे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ अब आप पीछे का रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब लंबा हो गया है, अब पीछे का रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। हफ्ते में 2-3 दिन रिवीजन का रखिए दोस्तों, ठीक है। ये क्लास करिए, इसको करने के बाद इसको भी रिवीजन कीजिए, और फिर पिछला भी 10 से 15 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, रोज का रोज इसको कर लिया करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि कर लें। और हाँ,
दोस्तों पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपनी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित चीज़ें से लिखते रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए बस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।